अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी फौज और पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। पाक अधिकृत कश्मीर के 2 इलाकों कोटली और हवेली में लोग पाकिस्तानी हुकूमत से परेशान हैं। लोगों को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इन हालात से परेशान वहां के बड़े नेताओं ने भारत से मदद की अपील भी की है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इसी पर करेंगे आज बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बार बार कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान का घिनौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। IBN 7 के हाथ लगे वीडियो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने ही नागरिकों पर जुल्म ढा रहा है। इस शख्स की पीठ पर यह जख्म देखिए, सामने छाती पर भी निशान पड़े। वीडियो में दिख रहे इस दूसरे शख्स के सर पर पट्टी बंधी है, इसे भी बुरी तरह पीटा गया है। ये पूरा माजरा क्या है ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले बता दें ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की है और इलाका है कोटली। पाक अधिकृत कश्मीर में सेना ने इनकी ये हालत की है। दरअसल ये लोग इलाके में बिजली की कमी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आप देखिए जुल्म का दूसरा सबूत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का ये हवेली इलाका है। इस वीडियो में कुछ घर और दुकानें दिख रही हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ लोग चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। IBN 7 पर आप देख रहे हैं PKK के लोगों पर पाकिस्तान बर्बरता के जिंदा सबूत। इस बारे में जब हमने लंदन पहुंचे कश्मीर नेशनल पार्टी के डिप्लोमेटिक हेड से बात की तो उन्होंने भारत से मदद की अपील की। इंडिया एक तरफ तो ये कहता है कि द इंटायर कश्मीर बिलोंग्स टू देम इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। जब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाले लोगों पर जुल्म होता है, इंडिया लाइक्स टू टर्न अदर वे। कभी कभी हमारे बारे में कभी बात नहीं की, तो उसका ये होता है कि हमारी बात को सुनने वाले के लिए तैयार ही नहीं होता। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात कितने खराब हैं, ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं। हैरानी इस बात की कि जो कोटली पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है, वहां अंधेरा करके बाकी पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को बिजली दी जा रही है। देखिए, बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी 1500 मेगावाट के करीब यहाँ हम प्रोड्यूस करते हैं आज़ाद कश्मीर में। तो हमारी रिक्वायरमेंट 350 है। 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे बिजली नहीं आती। जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है इट गोज टू पाकिस्तान फर्स्ट। वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितना मिलना है कितना नहीं मिलना। जिस कश्मीर को पाकिस्तान अपना कहता है, वहाँ के सूरत हाल कैसे हैं ये आप देख चुके हैं। पाकिस्तान में रोज तख्ता पलट की अटकलें लग रही हैं। राहिल शरीफ और नवाज शरीफ में पट नहीं रही है, मगर वहाँ की सरकार और खुद को समाज सेवी कहने वाला लश्कर का मुखिया आतंकी हफीज सईद कश्मीर की ही रट लगाए रखते हैं। नए दोस्ती के मुआहदे इंडिया के साथ अमेरिका के हुए हैं, उनकी बुनियादों पर कश्मीर की कुर्बानी हो गई है और कश्मीर को यानी ये कबूल कर लिया इंडिया ने, अमेरिका ने, कि ये इंडिया का हिस्सा है। हाफिज सईद ने पाकिस्तान से भारत के साथ होने वाले आलू प्याज के कारोबार को भी बंद करने की मांग की है। साथ ही भारत से राजदूत वापस बुलाने और भारत के राजदूत को वापस भेजने की मांग की है। कश्मीर मामलों के जानकार हाफिज के बयान को बेवकूफाना कह रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बयान है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते हैं ही कहाँ। नाम के लिए दोनों तरफ दूतावास है और राजदूत हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना और पुलिस के अत्याचार कोई नई बात नहीं है, मगर जिस तरह पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के कश्मीर का राग अलापता रहता है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि पहले वो अपना घर संभाले
दूसरों के घरों पर हाथ डालने का उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस पर तमाम मेहमानों से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या वाकई POK को अपना हिस्सा मानता है पाकिस्तान? पहला सवाल। क्या नवाज सरकार POK नागरिकों पर जुल्म सितम कर रही है, जैसा तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है? क्या तमाम सरकारें सिर्फ राजनीति के लिए POK का इस्तेमाल करती हैं? क्या पाकिस्तान सरकार POK को बर्बादी की तरफ धकेल रही है? क्या पाकिस्तान को POK से अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए? वहां के लोग, वहां के स्थानीय नेता भारत से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ सुशांत सरीन साहब जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल GD बख्शी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता नवीद चौधरी साहब भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टोरंटो से पाकिस्तान मूल के जाने माने लेखक तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सुशांत सरीन साहब आपसे करना चाहूँगा। ये क्या कोई रणनीति है, किसी तरह की बौखलाहट है जो POK में देखने को मिल रही है? खासतौर पर कश्मीर में जिस तरह के हालात पैदा करने में पाकिस्तानी संस्थाओं का, पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि जिस तरीके का दमन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होता है, और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पर कि एक लिहाज से टोटली एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कर दी गई है। वहां पर जो आबादी थी उसमें बहुत सारे आउटसाइडर्स को ला करके सेटल कर दिया गया है, और जो लोकल मूल के लोग थे, क्योंकि वहां एक शिया बहुल एरिया था, तो वहां पर सुन्नी लोगों को फ्रंटियर के एरिया से ला करके सेटल करके वो सारी तब्दीली कर दी गई है वहां पर। और वहां पर एक कश्मकश भी चल रही है, एक तनाव भी रहता है वहां पर सेक्टेरियन लेवल पर। अब जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है, जिसको एक पार्ट है जो POK का, वहां पर भी जो वहां का मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो एक डिप्टी सेक्रेटरी को वहां पर पोस्ट कर सके। उसके लिए भी इस्लामाबाद से जो एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर है या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अफसर है, उसकी ज्यादा पावर होती है बनस्बत वहां के जो सो कॉल्ड राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है। तो तमाम जो वहां पर स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वहां की, वहां पर जो एक ढांचा जरूर खड़ा किया हुआ है, जो एक डेमोक्रेटिक ढांचा है, लेकिन वहां पर उनके पास पावर्स कुछ भी नहीं है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वहां पर किस तरीके का दमन हो रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम ज्यादा मेरे को नजर आती है, और जो आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी उसमें भी उस पर रेफर किया, कि भारत क्यों चुप रहता है। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 70 वर्षों में बहुत सारे वहां पर इस तरीके के हादसा हुए हैं, लेकिन भारत के मुंह से क्यों नहीं कोई अब वहां के स्थानीय नेता इस बात की अपील कैमरे पर करते भी देखे गए हैं, इससे पहले भी कह चुके हैं। मेजर जनरल GD बख्शी साहब, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, और क्या ऐसा आपको लगता है? आपके कई बार हमने आपकी बातों को सुना है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं और कश्मीर के ताजा हालात सामने आते हैं, तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत का स्टैंड होना चाहिए कि हम असलियत को जग जाहिर करें। ये पाकिस्तान हम पे इल्जाम थोप रहा है, UN में जाके गुहार लगा रहा है कि रैंट यानी कश्मीर की रट, कश्मीर का राग अलाप रहा है। जरा ये अपने गरेबान में तो झांकें। अरे बालूचिस्तान की बात दूर साहब, गिलगिट बाल्टिस्तान की दूर, जरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देखें क्या हो रहा है। जरा इन लोगों की पीठ की हालात देखें जो मार मार कर खूना खच्चर कर दी गई है, किस तरह तशद्दुद वहां दी जा रही है। और क्या इनकी गलती क्या थी साहब? इनके गांव में, इनके शहरों में बिजली ही नहीं आती। सारी बिजली ये हमको इंटरनेशनल कोर्ट कभी ले जाते हैं, कभी इस ट्राइब्यूनल, कभी उस ट्राइब्यूनल की भाई बिजली हम रोक रहे हैं। अरे साहब, बिजली तो ये जो पैदा कर रहे हैं वहां पे पूरे कश्मीर में, वो तो पूरी पाकिस्तान को जा रही है। और वहां गर्मी के तिलमिलाए लोग अगर बिजली की मांग करें तो साहब जवाब देखिए क्या मिलता है। मार मार के इनकी चीथड़े जो है पीठ के उतार दिए गए हैं। अब मैं सीधा रुक कर रहा हूं नवीद चौधरी साहब का, PPP के लीडर हैं। नवीद चौधरी साहब, जम्मू कश्मीर के दिखाई जानी चाहिए जो हमारा इलाका है। ठीक,
चौधरी साहब, हाफिज सईद आकर बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो एक अनऑफिशियल प्रवक्ता बन गए हैं पाकिस्तान सरकार के, या शायद सरकार से ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। पाकिस्तान सरकार एक आतंकवादी को, जो सब सारी दुनिया के सामने भारतीय फौजों के खिलाफ, भारतीय लोगों के खिलाफ बात कर रहा है, उसे शहीद का दर्जा दे देते हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं पीओके में किस तरह की बर्बरता पाकिस्तानी फौज कर रही। पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, क्या कर रहा है ये पाकिस्तान? देखिए, आपने जो केस पेश किया यहाँ और जिसके हिसाब से इसको हाईलाइट किया, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है जिस तरह इसको उठा रहे हैं। वहाँ आपके यहाँ जो मसाइल हैं कश्मीर के अंदर, वो एक फ्रीडम फाइटर के हैं, और वो फ्रीडम फाइटर्स जब लड़ रहे हैं तो उसको आपने कंसिडर करने की बजाय आप इधर दिखा रहे हैं कि जी इधर पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है। यहाँ तक ये ताल्लुक है कि लाठी चार्ज या कुछ छोटी मोटी अगर कोई चीज़ें हुई हैं लॉर्ड सिचुएशन को हल करने के लिए, तो वो तो आप इंडिया के अंदर भी तमाम शहरों में, पाकिस्तान में भी, दूसरे में भी होता रहता है कि जहाँ पर होता है। लेकिन खासकर ये पॉइंट करना कि शायद स्पेशली कोई इनके साथ हो रहा है, तो दिस इज अ रॉन्ग इम्प्रेशन। ऐसा इम्प्रेशन नहीं है, ना ऐसा इम्प्रेशन होना चाहिए, ना ऐसा इम्प्रेशन दिया जा रहा है। चलिए, हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है हाफिज सईद साहब का, तो हाफिज सईद साहब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट स्पोक्स पर्सन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है। वो एक अपनी अपनी आवाज़ रखते हैं, अपने तौर पे वाजे। आपके यहाँ भी बहुत सी आती है, हमारे यहाँ भी बहुत सी आती है। वो क्या है आपके लिए, क्या है? हमारे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं है उनकी, ना हमको उनकी बात को कोई अहमियत देते हैं, ना हम वो है क्या, मतलब आप लोग क्या मानते हैं उनको? देखिए, हमने तो ये कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन करने वाले कोई भी होगा, चाहे किसी भी होगा, उसको तो हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। नहीं, आप क्या फिर मतलब आप मान रहे हैं कि वो भी आतंकी हैं? नहीं, मैं उनको टेररिस्ट तो नहीं कह सकता जब तक कोई एविडेंस ना मेरे पास हो। जब एविडेंस आएगी, आपके पास एविडेंस के बहुत चांसेस थे, लेकिन आपने एविडेंस नहीं दिए। एविडेंसेस दिए जा चुके हैं नवेद चौधरी साहब, आप भी जानते हैं इस बात, क्या बहस करें हम इसमें? आपको भी याद है कि मुंबई वाले वाकये पे के बाद भी कोई एविडेंस नहीं आया। फिर ये जो पार्लियामेंट के ऊपर हुआ, उसका भी एविडेंस हम मानते हैं। तारिक फतेह साहब, अभी यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि भारत में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे नजर हटाने के लिए पीओके की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जबकि हम ये भी देखते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी हाफिज सईद जैसे लोगों का हाथ है, जिन्हें आतंकी मानने को तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की कौन सी रणनीति है? पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता है इससे? आजाद कश्मीर को तो आप छोड़िए, अभी पिछले दिनों कराची शहर के अंदर जो ज्यादातर इंडिया से आए हुए महाजरीन जहाँ रहते हैं, एमक्यूएम जिनकी पार्टी है, उनके वर्कर्स को पाकिस्तान आर्मी ने किडनैप करके उनकी डेड बॉडीज मिली हैं, जहां घुटनों में, शोल्डर्स में स्क्रूज जो हैं वो ड्रिल करके मारा है उनको। उनकी गर्दनों के अंदर जो है ये स्क्रू ड्राइवर्स के साथ टॉर्चर किया उन्हें। तो ये जब अपने सिटीजन्स के साथ ये कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में अब ये प्रॉब्लम हो गया है कि इस कदर मिलिट्री का तशद्दुद है आम इंसान पे कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये एक टोटली बारबैरिक किस्म की हुकूमत है। लेकिन हिंदुस्तान का जो इसमें कसूर है, मैं आपको ये बताऊं कि क्यों नहीं लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गिलगित बल्तिस्तान से, वो सीटें क्यों नहीं हैं आपकी, चाहे वहां से वेकेंट हो या जब आजादी उनको मिलेगी तब होगी। आपने तो गुंजाइश ही नहीं रखी है कि गिलगित बल्तिस्तान की इंडियन लोकसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन हो। अगर हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस आज से 50-60 साल पहले पूरी लॉन्ग साइटेड व्यू देखते, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहते ये 6 सीटें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हैं, जब हम इसको आजाद करेंगे, यहाँ से इलेक्शन होगा या वहां से नॉमिनेट की जाएं उन लोगों को जो who have been exiled from गिलगित बल्तिस्तान। तो प्रैक्टिकल स्टेप ये है इंडिया का कि बजाय इधर उधर की फिल्में दिखाएं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट में
ये आपने पाकिस्तान occupied ये कश्मीर। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया तारिक फतेह साहब, और इस पर दो पॉलिटिकल मेहमान, मीम अफजल साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के नेता, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं इन दोनों को भी चर्चा में लाना चाहूंगा। सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब, अभी आप सुन रहे थे, दो अलग अलग बातें आई हैं, जीडी बख्शी साहब भी कह रहे थे और तारिक फतेह साहब भी कह रहे हैं। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए हमें इन तस्वीरों को देखने के बाद? नहीं, भारत की संसद में ये सर्वमत से प्रस्ताव पारित हो चुका है कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान ने बरगला रखा है, कब्जा कर रखा है। उस कब्जे वाले हिस्से में अमानवीय अत्याचार कर रहा है, उनको कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देता, उनके संसाधनों को छीनता है, उनका डेमोग्राफिक चेंज करता। तो निश्चित तौर पर भारत की संसद में इस पर बहस होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पाकिस्तान को बेनकाब किया जाना चाहिए और उनसे पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर कितनी जल्दी हम अपने अधिकार क्षेत्र में ला सके, इस पर जो है सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है और राजनीतिक विमर्श इस पर होना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों ने जिस तरह से जो है संसद में इस बात को सर्वमत से माना है कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए उस अभिन्न अंग के जो हमारे नागरिक हैं उन पर होने वाले अत्याचारों पर हमारे सारे राजनीतिक दलों को एकमत होकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। मीम अफजल साहब, अभी तक हमने क्या, जैसा तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि बहुत पहले से 50-60 साल काफी समय बीत गया, तभी से इस पर काम किया जाना चाहिए था। पीओके को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड रहा है, क्या किया जाना चाहिए और क्या किया गया अभी तक? देखिए, भारत सरकार का आज से नहीं, बहुत शुरू से ही जो स्टैंड है उसकी वजाहत अभी प्रेम शुक्ला जी ने भी की और उससे पहले कर्नल बख्शी ने भी की। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक टेक्निकल पॉइंट तारिक साहब ने उठाया कि हमने उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर सीटें मखसूस क्यों नहीं की। मैं समझता हूं ये एक छोटी सी बात है और इससे कोई इंटरनेशनल पोजीशन हमारी जो है वो कहीं कम नहीं होती है। जहां तक भारत पीओके वाली कश्मीर, जिसे लोग आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि अगर कश्मीर आज़ाद है तो पाकिस्तान की मदाखलत की ज़रूरत क्या है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वाकई उसे आज़ाद कश्मीर समझते हैं तो वहाँ घुस करके लोगों को पूरा इंतज़ाम आपके हाथ में है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ चाहे वज़ीर आज़म बना दें या कुछ भी बना दें, पावर किसी के पास नहीं है। बहुत छोटे अफसरान तक को ट्रांसफ़र करने की पावर उनके पास नहीं है। इसलिए तो खाली एक तमाशा है। जो आपने बिजली का बहरान बताया और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जुल्म करना शुरू किया है, ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। आज पूरा पाकिस्तान बिजली की किल्लत से बहुत बुरी तरह परेशान है। और जो अभी तारिक फतेह साहब कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों से मैं उनकी इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन कश्मीर इस इशू को लेकर के जो उन्होंने अभी कराची के जो लोग हैं जो यहाँ से माइग्रेटेड हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि वो महाजर बेचारे, आज हमारे यहाँ भी लोग आए पाकिस्तान से, जब डिवाइड हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा, तो जब शुरू आए थे तो शायद हम जब बहुत छोटे थे तो हम सोचते थे शरणार्थी हैं। आज मेरा ख्याल है कोई जानता भी नहीं है कि शरणार्थी क्या चीज़ होती है भारत में। सारे आने वाले भारतीय हो गए। लेकिन यहाँ से जो लोग अपना सब कुछ लुटा के गए थे, जिसके अंदर ये तारिक फतेह साहब की फैमिली भी यकीनन रही होगी, वो लोगों का अगर हाल जाकर के देखें आप तो आपको यकीनन बहुत अफसोस होगा। वहाँ महाजरों के साथ जो सलूक पूरे पाकिस्तान बनने के बाद हुआ है, हमेशा सोतेला, 1% भी उनका जॉब्स के अंदर हिस्सेदारी नहीं है। उसके अलावा वहाँ पर हमेशा जो फोर्सेस हैं, इनकी जो एजेंसीज हैं, वो हमेशा वहाँ पर काम करती रहती हैं। पहले वहाँ एमपीएम बनी, फिर उसको डिवाइड करवाया गया। इस मुद्दे पर जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिसे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहा जाता है, जो आपने बड़ी बात कही मीम अफजल साहब, वहां पर ये बर्बरता किस आजादी को दिखा रही है, या फिर सचमुच में ये एक गुलाम कश्मीर है? आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के जुल्म सितम की। पीओके में 2 इलाकों कोटली और हवेली में लोगों पर फौज और पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां लोगों को अपना हक मांगने की बर्बर सजा दी जा रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें एक तरफ कोटली में बिजली की कमी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की जमकर पिटाई की गई, वहीं हवेली में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के घर और दुकानों को फूंक दिया गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद नवीद चौधरी साहब, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये गुलाम कश्मीर की तस्वीरें नहीं हैं?
लेकिन मैं आपके पास जाऊं उससे पहले जीडी बख्शी साहब, ये तस्वीरें क्या सिर्फ हिंदुस्तान इन तस्वीरों के आधार पर देखे, क्योंकि सुशांत सरीन साहब ने शुरुआत में बिल्कुल ठीक बात कही थी, पहला मौका नहीं है, IBN 7 ने इससे पहले भी ये तस्वीरें दर्शकों के सामने रखी थी, आए दिन ये होता रहता है। ये तस्वीरें आना, POK में जो कुछ हो रहा है और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, कोई राजनीतिक बिसात है जिसकी वजह से ये सब कुछ चलता रहता है, या इसका कभी कोई समाधान भी निकलेगा? देखिए, बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान कश्मीर को अपनी कॉलोनी समझता है। वो कश्मीर के लोगों में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट जिस प्रकार का है, ये तस्वीरें जो आपने दिखाई हैं, जो आप पहले दिखाते रहे हैं, साफ जाहिर कर रही हैं, इट्स बीइंग ट्रीटेड वर्स देन अ कॉलोनी। उसको चाहिए कश्मीर का पानी, वो दैट इज व्हाट इट हैंकर्स फॉर, और उसके लिए इसने ये बवाल खड़ा कर रखा है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान को आखिरी कश्मीरी तक फाइट करना। हाफिज सईद की औकात क्या है? हाफिज सईद इज अ UN मैंडेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट है जनाब। ये $10 मिलियन की बाउंटी इसके सर पे लगा रखी है यूनाइटेड स्टेट्स ने। पाकिस्तान आए दिन हमें UN सिक्योरिटी काउंसिल 1948 की रेजोल्यूशन याद दिलाता रहता है। मैं जरा पाकिस्तान को याद दिलाऊं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 को भी जरा देख लें, जिसके तहत ग्लोबल टेररिस्ट जो डेजिग्नेट होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो बैन होती हैं, सारी दुनिया की सरकारों पर बंदिश है कि वो उनके खिलाफ एक्शन लें। जरा पूछे हमारे पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर से कि क्या एक्शन लिया है ये PPP के साहब जो यहाँ बैठे हैं, क्या एक्शन लिया है आपने हाफिज सईद के बरखिलाफ? आपको एविडेंस चाहिए। वो UN सिक्योरिटी काउंसिल बकवास कर रही है क्या? दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, आप नवीद चौधरी साहब भारत के खिलाफ बातें करने के लिए UN का रुख करते हैं, और UN अगर आपको कोई नवीद चौधरी साहब बात कहता है तो आप उसको खारिज करते हैं। UN ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया, लेकिन आपको अभी भी सबूत दरकार है हाफिज सईद के खिलाफ, जो कि POK में किस तरह से कैंप चला रहा है, इसके सबूत भी दिए जा चुके हैं। नवीद चौधरी साहब शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, उन तक दोबारा हम जाएंगे, लेकिन तारिक फतेह साहब, ये जो बात अभी कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब, उससे एक बात तो बहुत साफ होती है कि पाकिस्तान में या तो इन लोगों के बस में कुछ नहीं है, चाहे वो PPP हो, नवाज शरीफ हो, उनकी हालत क्या है फौज के सामने, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, या फिर क्या ऐसा माना जाए POK, बलूचिस्तान, इन तमाम जगहों को देखते हुए कि पाकिस्तान में खुले तौर पर आर्मी का राज है और इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा, चाहे प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आकर चाहे जो कहते रहें? देखिए, पहले तो ये तय करना होगा पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ नहीं है, पाकिस्तान सिंध नहीं है, पाकिस्तान सूबा सरहद नहीं है, पाकिस्तान पंजाब है, जो पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब, that is run as a military industrial complex by the Pakistan military. इंडिया को ये चाहिए that India should call Pakistan's bluff. जिस रेजोल्यूशन की बात कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत के, it's called Resolution 47 जो 1948 में प्रेजेंट हुआ, उसका पहला स्टेप नंबर 1 है कि पाकिस्तान will withdraw every a member of its military and irregular and the tribal forces, ये उस वक्त की बात है, from the territory of the state of Jammu Kashmir back to where they were on August 14, 1947. इसका मतलब है कि ना सिर्फ वो 2 लाख पाकिस्तानी फौजी, बल्कि 50,000 चाइनीज ट्रूप्स जो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने किराए पे उनको दे दिया है, they will have to withdraw. ठीक है, पाकिस्तान की अगंभीरता कई मौकों पर, तारिक फतेह मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि नवीद चौधरी जुड़ गए हैं दोबारा, कई सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। नवीद चौधरी साहब, हाफिज सईद के खिलाफ एक तरफ आप सबूत मांगते हैं, दूसरी तरफ UN जब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करता है तो उसी UN में आप भारत के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं। एक बात तो बहुत साफ है, आप UN को कुछ नहीं समझते, अदरवाइज आप हाफिज सईद के खिलाफ अब भी सबूत नहीं मांग रहे होते। दूसरा, जब आपकी फौजें वहां पर बर्बरता कर रही हैं बिजली की मांग करने वाले लोगों पर, तो इसे आजाद कश्मीर क्यों कहते हैं, इसे गुलाम कश्मीर कहिए? मैं समझता हूं कि आप सिर्फ अपने मेन इश्यूज के हटाने के लिए
ये सारा प्रोपोगेशन कर रहे हैं और इस तरह की मुझे लगता है अभी मैंने जो सवाल किया उसको उससे आप ध्यान भटकाने के लिए दोबारा दूसरा जवाब दे रहे हैं। ये बात आप पहले भी कह चुके हैं और हमने शांति से इस बात को सुना था। मैं चाहूंगा गंभीरता से एक सवाल एक सवाल आपसे जो पूछा है। एक घंटे से मुझे होल्ड करके बैठे हैं और जो तारिक फतेह साहब जैसे लोग जिनको जो के भगौड़े हैं और जिन्होंने आपके यहाँ पनाह ली जाके और कनाडा में जाकर रह के अपनी किताबें आपके लिए बेच रहे हैं, वो एक प्रोपोगेंडा फौज के खिलाफ एक डिलिबरेट प्रोपोगेंडा करके अपने आप को बहुत बेस्ट सेलर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातों को मैं इसमें अहमियत नहीं दे रहा। नहीं, आप उसी को बेच के एक बुक्स जो लिख के किताबें अच्छी बेचने के लिए और दूसरा एक अपनी अर्निंग का तरीका बनाने के लिए जो बातें कर रहे हैं, मैं उसकी अहमियत नहीं दे रहा। बात देखने के लिए आप सऊदी अरेबिया से लेते हैं, मैं इंडिया से लेता हूँ। आप अमेरिका से माने ना, चोरी करते हैं। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। जब तक आप पीटीवी में जॉब कर रहे थे तो आपको कोई मसला नहीं था। जब तक पीटीवी में जॉब कर रहे थे आपको कोई मसला नहीं था। जब आपको यहाँ से निकले तो आपको मसला हुआ। देखिए, ये हालात ऐसे होते हैं और ऐसी बात नहीं है। आप इसलिए ऐसी बातें करके क्यों आप चीन तो स्टैंड अप टू चाइना, आपकी हवा निकल जाती है चीन के सामने। हवा निकल गई? मैं यहीं बैठा हूँ। मैं टोरंटो तो नहीं चला गया। क्यों? मैं बात तो सुन रहे ना, आप बात सुनना नहीं चाहते इस वैल्यू से। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों जाऊँ पाकिस्तान? आप हकीकत सुनना नहीं चाहते ना भाई, हकीकत सुनना नहीं चाहते, सिर्फ प्रोपोगेशन। अगर कोई हिम्मत कर ले, अगर कोई नवेद साहब हिम्मत कर ले तारिक फतेह जैसा आदमी, तो साबरी जैसा मार दिया जाएगा बीच चौराहे पर। क्या करेंगे? ये कैसे रुक जाए वहां पर? टोरंटो क्यों ना भागे? चौराहे पे मारा, वो भी आपके रॉक के एजेंटों ने आके मारा, वो भी सबको पता चल गया हुआ है। क्या किया रॉक एजेंटों ने मारा? तो आपके यहाँ रोजाना कत्ल होते हैं। देखिए, तो रोजाना ये दो तीन बातें हो गई जो ये साबित कर रही हैं यहाँ पर भी। आप एक तरफ तो प्रोपेगेंडा कहते हैं तारिक फतेह साहब की किताबों को, दूसरी तरफ हाफिज सईद को टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। ये प्रोपेगेंडा ना होकर तारिक फतेह प्रोपेगेंडा हो गए। ये बड़ी अजीब बात लगती है। यूनाइटेड नेशन ने जिसके अगेंस्ट जो है उसको आतंकवादी कहा है, उसके बारे में आप शरीफ कहते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं आपका। आप कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी जो टेररिस्ट का रोल अदा कर रही है, वो क्या है? वो फ्रीडम फाइटर को जिस तरह मार रही है। टेररिस्ट आप हैं, आपकी इच्छा से सुशांत सरीन साहब, सुशांत सरीन साहब टेररिस्टों की वकालत करते हैं, उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। एक मिनट, सुशांत सरीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सरीन साहब, जो आज कर्फ्यू लगा हुआ वो क्या है? अगर आप इनको नवीद चौधरी को चुप करवाएंगे तो मैं कुछ नवीद चौधरी, सुशांत सरीन कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। तीन चार चीजें आपके समक्ष रखता हूँ। एक तो भगौड़ा तो बोलना बड़ा आसान है तारिक फतेह को, लेकिन भगौड़े तो आसिफ जरदारी भी हैं जो पिछले लगभग 1-1.5 साल से अपने वतन वापस नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको ये डर है कि जो उन्होंने चोरी की हुई है जब वो सरकार में। नवाज शरीफ भी थे, नवीद चौधरी साहब। अब आपकी बात सुन ली, नवीद चौधरी आपकी बात सुन ली, जरा मेरी बात। हाँ, वो एग्जाइल नहीं, वो एग्जाइल तो आपने बेनजीर भुट्टो को भी नहीं किया था, लेकिन वो भी 7-8 साल बाहर रही, क्योंकि जो अभी प्रधानमंत्री है वो बाहर रहे के। और एक मिनट बाहर बेनजीर भुट्टो ने भी किताबें लिखी रिकंसिलिएशन और इस तरीके की कि जो वो अंदर रह के नहीं लिख सकती थी। तो तारिक फतेह के ऊपर तो निशाना लगाना बड़ा आसान बात है, लेकिन अपने गिरबान में फिर दोबारा झांक ले तो बेहतर होगा। दूसरी चीज ये कि आप किसी भी पाकिस्तानी से कभी भी कोई अगर सीधा सवाल करेंगे तो उसका आपको सीधा जवाब नहीं मिलेगा, आपको हरदम वो उलट पुलट करके ट्विस्ट एंड टर्न करके जवाब देंगे। नवीद चौधरी वगैरह ने वैसे ही मेरे ख्याल यूएन रेजोल्यूशन की गुहार लगाते रहते हैं, इन्होंने पढ़े नहीं है। और जैसे तारिक फतेह ने कहा सीक्वेंसिंग थी, और इन्होंने अगर सीक्वेंसिंग है और आप चाहते हैं कि वो लागू हो तो आप अपनी फौजें निकालें और जितने लोगों को आपने सेटल किया है उनको बाहर निकालें, भारत को पहले उसको सौंपें, भारत के कब्जे में आएगा, उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरी बात ये कि जो रेजोल्यूशंस की ये बात करते रहते हैं वो चैप्टर 6 के अंडर है। चैप्टर 6 का मतलब ये है कि वो एक लिहाज से यूएन की रिकमेंडेशंस हैं, यूएन आपको एनफोर्स नहीं करता वो रेजोल्यूशन। जो 1267 की बात कर रहे हैं जनरल साहब,
वो जो रेजोल्यूशंस हैं वो चैप्टर 7 के अंडर है और वो इन्फोर्सेबल है, वो सबके ऊपर एक्चुअली लागू होते हैं, जिसका पाकिस्तान धड़ल्ले से उल्लंघन करता है। तो पाकिस्तान पहले अपनी कथनी और करनी के बीच में फौजें क्यों नहीं हटाते? नवीद चौधरी साहब, फौजें क्यों नहीं हटाते वहां से? नहीं, आप एक मिनट, मेरे को एक दो चीजें और पेश करने दीजिए। ये इतनी जो भारतीय फौज की बात कर रहे हैं, इनकी जो फौज है 18, 19, 20 साल के बच्चों को बलूचिस्तान में पकड़ के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकाल के उनकी लाशें ये पेश करते हैं। इन्होंने डेथ स्क्वाड रन कर रखे हैं, ये डेथ स्क्वाड रन करते हैं। कराची के अंदर पिछले 2 साल में लगभग 1,500 आदमी पुलिस एनकाउंटर, फर्जी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर नवाज शरीफ के भाई ने 14 लोगों को मुंह पे गोली मारी क्योंकि वो विरोधी दल के लोग थे। ठीक है सुशांत सरीन साहब, एक मिनट सुन लेते हैं, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, उससे पहले नवीद चौधरी की बात सुन लेते हैं। हाँ नवीद जी, देखिए बात ये है कि ऐसे तो हजारों मसाले में इंडिया की भी दे सकते हो कि वहां क्या क्या नहीं हो रहा और क्या हो रहा है। बात मैं समझता हूँ इससे आप पहले बताइए आसिफ जरदारी वापस कब आ रहा है? आसिफ जरदारी आ जाएगा जिस दिन उनको डॉक्टरी इजाजत दे देंगे। कभी नहीं आएगा वापस, वो तब नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है वो जेल जाएगा। ये तो आपकी पार्टी का हाल है, आप बात कर रहे हैं। जेल जाने से वो डरता नहीं है, 11.5 साल वो जेल में रहा है, डरता नहीं है जेल से, वो कमजोर नहीं है। तो बाहर क्यों बैठा हुआ है? बाहर क्यों बैठा हुआ है? एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए he is not well. He is not well. कराने अमेरिका उनको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। आपने नवीद चौधरी साहब ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तारिक फतेह भगोड़े हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि पाकिस्तान में भागने का एक इतिहास रहा है और उस भागने के इतिहास का हिस्सा वर्तमान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी रहे, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा सता रहा था और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दोबारा वो खतरा सताए तो उन्हें दोबारा ना भागना पड़ जाए। ये भी स्थिति बनी हुई है, इस पर भी बात करते हैं। जी हाँ, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीओके में पाकिस्तानी सेना बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीद चौधरी साहब, अब पाकिस्तान में किसका शासन चलता है, इसको ही लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा दिखता भी है कि नवाज शरीफ की वहां चलती ही नहीं, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी तरह नेता या नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं? वो असहाय अगर कुछ अच्छा करना भी चाहें तो। मैं नहीं समझता कि ये ऐसी कोई बात है। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो इश्यूज हैं उसके अंदर तो फोर्सेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुल्क की भागदौड़ का सवाल है, उसके अंदर पार्लियामेंट बिल्कुल मजबूत है और बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उनके इस राय को आप उस अंदाज से देखेंगे तो वो गलत अंदाज है। ऐसी बात नहीं है, ना ये तासुर गलत दिया जा रहा है। यहाँ वैसे क्योंकि यहाँ वॉर चल रही है और जब जैसे आप वॉर के दौरान और जिस तरीके से आप दहशत गर्दी के वॉर ऑफ टेरर में आप अपना रोल अदा करें तो उसके अंदर नेचुरली नेशनल जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के लिए ज़रब जैसे चल रहा है और से बहुत से मसाइल हैं यहाँ पड़े हुए, तो उनको चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए ये समझा जा सकता है कि आपकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं और आप ये बात कहेंगे, लेकिन मीम अफजल साहब, पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर सचमुच लोकतंत्र ना होना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो ऐसी बर्बर तस्वीरें जो अभी पीओके से हम देख रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान से देख रहे हैं, ये बर्बरता सेना की देखने को मिलती है, क्योंकि सेना पे किसी का कंट्रोल नहीं, वहां सेना ही कंट्रोल में है। मुझे कोई हैरत नहीं है और हैरत किसी और को भी नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी का कत्ल करके फौजी राज कायम कर दिया गया था और जहां पर फौज आज पॉलिटिकल सिस्टम से ज़्यादा मजबूत है, वहाँ कुछ भी हो जाए वो कम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फौज तो हमेशा वहाँ की इस किस्म का काम करती रहती है और यही नहीं है। और मैंने ये भी बताया आपको, अभी तारिक फतेह भी बता रहे थे, कराची के अंदर फौजी ने जो कुछ किया है वो किस कदर बुरी तरह से नौजवानों को मारा है और किस तरह से उनको आज भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जी। लेकिन आपने एक इशू पहले उठाया तो उस पर कोई बात नहीं की। ये जो हाफिज सईद साहब ने कहा है, जिन्होंने कहा कि साहब आप जो है भारत से ताल्लुकात तोड़ दें, ये सब कर दें। नवीद चौधरी साहब जो हैं बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीपीपी के मेंबर हैं वो और अपोजिशन में हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पीपीपी का स्टैंड क्या है, ये जो हाफिज सईद के बारे में उनकी राय क्या है और उनका स्टैंड क्या है। क्या उसको वो टेररिस्ट मानते हैं? आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किन लोगों ने किया था और पाकिस्तान के अंदर बहुत से लीडर्स
इस टेररिज्म के नतीजे में मारे गए हैं। और नीम अफजल साहब, ये सवाल मैं 3 बार पूछ चुका हूँ इसी चर्चा के दौरान। मैं देखता हूँ आपने सवाल रखा है, इस पर नवीद चौधरी क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब, आप जवाब ले लें मुझसे। जी देखिए, बात यह है कि जब जी फरमाइए। आपको याद होगा कि जब हमारा दौरे हुकूमत आया था तो हमने तमाम ऐसी तंजीमों को कलअदम करार दे दिया था जो कि ऐसी दहशतगर्दी की चीजें वजह से करती आप मान रहे हैं कि नवाज शरीफ पाल रहे हैं, नवाज शरीफ पाल रहे हैं हाफिज सईद को, आप ये मान रहे हैं? सवाल पूछा था, एक मिनट ठहरिए। मैंने ये सवाल इसीलिए किया था आपसे कि क्या आज आप डिमांड करते हैं कि नवाज शरीफ को इस तरह की तंजीमों को बैन कर देना चाहिए, हाफिज सईद को अरेस्ट करना चाहिए, जो पाकिस्तान के इंडिया के ताल्लुकात के बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका रहे हैं? वो आईने पाकिस्तान के अंदर एक बात क्लियर हो चुकी हुई है कि ऐसे तमाम तंजीमों को कलअदम करार दे दिया गया हुआ है और उनको इजाजत नहीं है काम करने की। लेकिन इसके बावजूद वो पीओके में जाकर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। क्या ये नहीं बताता है कि एक तरफ आप लोग दिखाते कुछ और है, हकीकत में करते कुछ और है? जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब, ये तो सिर्फ आप एक ऐसी बात इल्जाम लगा के बात कह देते हैं ना कि वो चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब आपको हमें जरूरत पड़ी, अगर आप एक मिनट साहब जरा मेरी भी सुन लीजिए चौधरी साहब। बख्शी साहब मुझे चौधरी साहब एक मिनट देखिए साहब, मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बोल लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जब हमने आपसे मांगा एविडेंस और आपने उस एविडेंस को नहीं दिया तो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं ना। अरे अब यही इसीलिए फिर आप जो कहते हैं ना कि इल्जाम के लगाकर निकल जाते हैं, ये बात आप 4 बार इसी बातचीत में कह चुके। आप यूएन को नहीं मानते, उसके सबूतों को नहीं मानते, आप जिस अमेरिका के पैसे पर पलते रहे उसके सबूतों को नहीं मानते, उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ सबूत चाहिए आपको। चलिए बख्शी साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए। बख्शी साहब आप अपनी बात कहिए क्योंकि शो खत्म होने वाला है। बख्शी साहब, एक सवाल मैं पूछूंगा। अच्छा चौधरी साहब, आपकी बात पूरी हुई कि नहीं? हेलो भाई, अगर आपके पास सबूत नहीं था तो आपने बैन क्यों किया? बख्शी साहब आप अपनी बात कहें प्लीज, क्योंकि मैं अब शो वाइंड अप करने का समय हो रहा है। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने किलो पे किलो के हिसाब से डोसियर दिए हैं। वही सबूत भारतीय कोर्ट्स के अंदर बिल्कुल जायज था, पूरा पड़ा। वो सबूत अमेरिकी अदालतों में पूरा पड़ा। केवल पाकिस्तान की एक अदालत है जिसको सबूत की कभी पूर्ति होगी क्योंकि शायद सबूत अगर पाकिस्तानी सरकार के सामने रख भी दिए जाए तो उसका बस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बस चलता है तो सिर्फ पाकिस्तानी फौज का चलता है। नवीद चौधरी कह जरूर रहे हैं कि इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन ये भी बात सही है कि उनके पास भी सवालों के ठीक जवाब नहीं है, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी।